घटनाओं की भविष्यवाणी सदियों पहले होती है। उन्हें नेपोलियन के उदय, हिटलर के उदय, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियारों को छोड़ने के बारे में पता था। वस्तुएं चलती हैं मन की शक्ति से। इसे छुए बिना मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इसे इधर उधर चला सकता हूँ। वाव! संचार जो होता है एक भी शब्द बोले बिना। उस चीज ने मुझसे टेलीपैथिकली बात की और कहा हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए हैं। कई लोगों के मुताबिक मानव मस्तिष्क में असाधारण अनछुई क्षमताएं हैं जो हमें दी गई हैं परग्रहियों द्वारा। आपको सोचना होगा कि आखिरकार लक्ष्य कहीं इस ग्रह पर सभी मनुष्यों को एक्टिवेट करना तो नहीं। अगर ये सच है तो जब हम मस्तिष्क की पूरी क्षमता तक पहुंच जाएंगे तो क्या हम मानव जाति के लिए एक नई वास्तविकता, एक नई नियति की खोज करेंगे? ये संभव है कि परग्रही जीव भविष्य के डिजास्टर्स को टालने में मदद करने के लिए संदेश भेज रहे हैं। ब्रह्मांड में एक दरवाजा बना है और उसके पार है वो सच जिससे हम अनजान हैं। उसे जानने के लिए हमें हर उस बात पर सवाल उठाने होंगे जो हम जानते हैं। सबूत हमारे आसपास ही हैं। हमारा भविष्य हमारी नजरों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं। हम कभी अकेले रहे ही नहीं। द एलियन ब्रेन। पेरिस, फ्रांस, 30 जून 1559। एक दुर्घटना में फ्रेंच किंग हेनरी II एक टूर्नामेंट में भाग लेने के दौरान घातक रूप से घायल हो गए। 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। खबर ने फ्रांस के लोगों को झंझोर दिया, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, मिशेल डी नोस्ट्राडामस। वर्षों पहले नोस्ट्राडामस ने किंग हेनरी की मृत्यु का वर्णन ला प्रोफेटिया में किया था, जो भविष्य के बारे में 942 भविष्यवाणियों का एक संग्रह है। अब उनकी खौफनाक भविष्यवाणी पूरी तरह से सच साबित हो चुकी थी। भविष्यवक्ता के रूप में नोस्ट्राडामस की प्रसिद्धि एक भविष्यवाणी से शुरू होती है कि किंग हेनरी II एक जॉस्टिंग दुर्घटना में मारे जाएंगे और भविष्यवाणी के अनुसार वो एक क्रूर मौत मरे। इस सकारात्मक सटीक भविष्यवाणी की प्रतिक्रिया ये हुई कि लोग नोस्ट्राडामस के पुतले जलाने लगे। 1566 में उनकी मृत्यु के लंबे समय बाद नोस्ट्राडामस की सबसे डरावनी भविष्यवाणियों के बारे में पूरी दुनिया जान गई। वो आज प्रसिद्ध हैं क्योंकि 1555 में ही उन्होंने नेपोलियन के उदय, हिटलर के उदय और प्रिंसेस डायना की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। नोस्ट्राडामस शायद बाइबल के बाद की भविष्यवाणियों में सबसे स्थायी नाम है और लोगों को लगता है कि वो उन चौपाइयों को पढ़कर ये जान लेंगे कि जीवन में आगे क्या होने वाला है। उनकी भविष्यवाणी होती है फॉगी, क्लाउडी, क्रिप्टिक और वर्ड प्ले वाली, जिन्हें हम एनाग्राम्स कहते हैं। वो चर्च कानून के तहत जलाया जाने से बचने के लिए कठिन कविताएं बनाने की कोशिश कर रहे थे। भविष्य को देखने की क्षमता के साथ पैदा होने का दावा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ये उपहार उनके मध्य 40 के दशक में अचानक आया, जब वो दक्षिणी यूरोप में एक चिकित्सक और केमिस्ट के रूप में प्लेग से लड़ रहे थे। लेकिन क्या या किसने उन्हें भविष्य देखने की ये अविश्वसनीय क्षमता दी, ये उनके लिए भी एक रहस्य था। वो अकेले ही प्लेग से लड़ रहे थे और उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई थी। उन्होंने अपने खच्चर पर सामान लादा और एक ही रात में सब कुछ छोड़ दिया और लगभग 6 वर्षों के लिए ऐतिहासिक कालक्रम से गायब हो गए। सदमा, शोक और उनके साथ जो कुछ हुआ उसकी चोट ने उनके फैमिली गिफ्ट को जगह दिया था। उन्हें एक जागृत अनुभव हुआ था जिसने किसी तरह उनकी साइकिक एबिलिटी को खोल दिया था। ये बहुत मुमकिन है कि उनका मस्तिष्क ही किसी तरह बदल गया हो। एक स्विच शिफ्ट किया गया था और जब वो वापस आए तो उनके पास भविष्य को देखने और भविष्यवाणियां करने की क्षमता थी। एक मानसिक जागृति। क्या यह संभव है कि नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी करने की क्षमता किसी तरह के ट्रॉमा से सक्रिय हुई थी जो उन्होंने अनुभव किया?
एक्स्ट्रा सेंसरी एबिलिटीज के कई शोधकर्ताओं का मानना है कि मानव मस्तिष्क में अविश्वसनीय क्षमता है जिसे वैज्ञानिकों ने अभी तक नहीं खोजा और जो कभी-कभी दर्दनाक घटनाओं द्वारा जागरूक हो जाती है। इसके प्रमाण न केवल नॉस्ट्राडामस के जीवन में पाए जा सकते हैं बल्कि आधुनिक समय में भी ऐसे असाधारण मामले पाए गए हैं। मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, फरवरी 2012। 21 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट बेन मैकमैन एक दोपहर ड्राइव करके घर जा रहे हैं, तभी एक सेमी ट्रक रेड लाइट जंप कर जाता है और उनकी कार को टक्कर मार देता है। दुर्घटना की वजह से मैकमैन कोमा में चले जाते हैं। जब वो एक हफ्ते बाद जागते हैं तो मैकमैन फ्लुएंट मैंडरिन भाषा बोलकर सबको चौंका देते हैं, एक भाषा जो उन्होंने हाई स्कूल में बस कुछ ही समय के लिए पढ़ी थी। डॉक्टरों का कहना है कि मैकमैन फॉरेन लैंग्वेज सिंड्रोम से पीड़ित है, एक दुर्लभ स्थिति जो एक दर्दनाक मस्तिष्क की चोट के बाद होती है। ऐसी कुछ परिस्थितियां सामने आई हैं जहां लोगों को मस्तिष्क की चोट लगी है और फिर अचानक कुछ पूरी तरह से नई क्षमता विकसित हो गई। ये कुछ सेवेंथ फेनोमेनन की तरह है, जहां किसी व्यक्ति के पास किसी चीज में अविश्वसनीय क्षमताएं होती हैं जिन्हें समझाना असंभव है। मस्तिष्क अरबों नर्व सेल्स का एक कंपाइलेशन है जो हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों की मदद करने के लिए मिलकर काम करते हैं। मस्तिष्क के बारे में अभी भी लगभग सब कुछ रहस्यमय है, यानी हम समझते हैं कि चीजें काम कैसे करती हैं, लेकिन जब ये हमारी वास्तविक फीलिंग्स, हमारी सोच, हमारे इमोशंस, हमारी चेतना की बात आती है तो हमारे पास सचमुच अच्छा जवाब नहीं होता है कि मस्तिष्क हमें उन विभिन्न अनुभवों में कैसे मदद करता है। जो लोग इन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज का सामना कर चुके हैं, उन्होंने अविश्वसनीय कौशल जैसे कि सटीक याद, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के उन्नत समझ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तात्कालिक महारत विकसित की है। लेकिन क्या यह संभव है कि मानव मस्तिष्क में और भी अविश्वसनीय क्षमताएं हैं जो सिर्फ अनलॉक होने की प्रतीक्षा कर रही हैं? मस्तिष्क की अनछुई संभावनाओं पर अभी तक मुश्किल ही शोध हुआ है। रचनात्मक लोगों पर शोध करने वालों का मानना है कि जो काम किया जाता है वो वास्तव में इनोवेटिव, नया या ओरिजिनल और मूल्यवान होता है। वो मस्तिष्क के जिस हिस्से में होता है हम उसे ट्रैक नहीं कर सकते, वो मुश्किल से समझा जाता है। औसत इंसान और प्रॉफिट्स और सीयर्स के बीच का अंतर ये नहीं है कि प्रॉफिट्स और सीयर्स का एक अलग डीएनए है। बात सिर्फ इतनी है कि वो अपनी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने की अनुमति देते हैं और यही कारण है कि वो परलोक से संदेश प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ मस्तिष्क की छिपी हुई विशाल क्षमता की बात हो रही है और सवाल उठता है कि क्या हमारे मस्तिष्क की क्षमता मस्तिष्क में ही है या नहीं, या शायद ये मस्तिष्क के बाहर है और किसी तरह हम मस्तिष्क के बाहर की अन्य क्षमताओं का हासिल कर लेते हैं। जानवरों के दिमाग के विपरीत मानव मस्तिष्क में एक बड़ा नियोकॉर्टेक्स होता है, भाषा, लॉजिकल रीजनिंग और चेतना के लिए जिम्मेदार क्षेत्र। कई लोगों का मानना है कि ये साइकिक एबिलिटीज का आधार भी है। 2015 में जर्मनी में शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया कि मानव नियोकॉर्टेक्स केवल एक जीन द्वारा एक्टिवेट होने के बाद ही विकसित हुआ। न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि लगभग 2 लाख साल पहले हमारे नियोकॉर्टेक्स को रहस्यमय तरीके से स्विच ऑन किया गया था और किसी को नहीं पता था कैसे। बेशक एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहती है कि यह परग्रहियों ने किया था, कि वो प्राणी कहीं और से आए और हमारे डीएनए को बदल दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हम जानते हैं कि नियोकॉर्टेक्स के भीतर ही हमारी प्रीकॉग्निटिव और साइकिक एबिलिटीज होती हैं। अगर दूसरी दुनिया के जीवों ने वास्तव में हमें जेनेटिकली इंजीनियर किया है और वो चाहते हैं कि हमारे पास एक खास तरह का मस्तिष्क हो, तो आपको सोचना होगा कि कहीं आखिरकार लक्ष्य इस ग्रह पर सभी मनुष्यों को एक्टिवेट करना तो नहीं, ताकि हम मस्तिष्क और साइकिक एबिलिटीज का उपयोग कर सकें। शायद जब परग्रहियों ने हमारे डीएनए को बदला और हमारे नियोकॉर्टेक्स को एक्टिवेट किया तो कॉस्मिक चेतना, कॉस्मिक जागरूकता का विकास किया था। मानसिक क्षमताएं जो संभावित रूप से हमें परग्रहियों से जोड़ सकती हैं। यदि मानव डीएनए को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स द्वारा बदला गया था,
जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स का मानना है, तो क्या यह हो सकता है कि हमारे भीतर ही शक्तिशाली एक्स्ट्रा सेंसरी एबिलिटीज छुपी हों? और क्या ऐसे लोग हैं जो इन प्रतिभाओं को एक्टिवेट करने में सक्षम हैं, चाहे दुर्घटना से, अभ्यास से या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटरवेंशन से? शायद इससे जुड़े सुराग दिव्य दृष्टि के दावों और मन की शक्ति से चीजों को नियंत्रित करने की अविश्वसनीय क्षमताओं की जांच करके मिल जाए। डरहम, नॉर्थ कैरोलिना, 1935। ड्यूक यूनिवर्सिटी के पैरासाइकोलॉजिस्ट जोसेफ बैंक्स राइन ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसने वैज्ञानिक समुदाय में खलबली मचाकर रख दी। राइन ने दावा किया कि मस्तिष्क में साइकिक एबिलिटीज होती है, जिसे उन्होंने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन या ESP कहा। पैरासाइकोलॉजी में 5 बहुत विशिष्ट विशेषताएं हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। एक है टेलीपैथी, जो कि माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन है। क्लेयरवॉयंस, ये दूर से वस्तुओं या घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, चाहे वो दूसरे कमरे में, दराज में या कोई चीज हो, या दुनिया के दूसरे छोर पर कोई बात। प्रीकॉग्निशन मतलब समय के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, आमतौर पर भविष्य से लेकिन कभी कभी अतीत से भी। और फिर साइकोकिनेसिस या माइंड मैटर इंटरैक्शन का भी अध्ययन करते हैं। ESP वास्तव में सिर्फ एक क्षमता है या कम से कम एक अतिरिक्त तरीके से जानकारी प्राप्त करने की क्षमता का सबूत है। तो अब हमारे सामने एक सवाल है कि इस जानकारी का आदान प्रदान कैसे किया जाता है। न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे विवाद हैं कि क्या ESP जैसी कोई चीज है भी या नहीं। क्या कोई सेंसरी प्रोसेस है जो हमारे मस्तिष्क करने में सक्षम है? क्या हमारा दिमाग किसी और बुनियादी स्तर पर पहुंचने में सक्षम है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और महसूस कर सकता है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं या महसूस करते हैं? ऐसे अध्ययन जो इस प्रकार की घटनाओं के वास्तविक होने का दावा करते हैं और हमें उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के भीतर काम करते हुए निक पोप को पता चला कि विश्व की कई सरकारों ने अध्ययन करने के लिए काफी सारा पैसा और समय खर्च किया, और यहाँ तक कि जो लोग साइकिक एबिलिटीज का दावा करते हैं उन्हें काम पर भी रखा। अगस्त 2019 में वो राइन रिसर्च सेंटर का दौरा करने डरहम, नॉर्थ कैरोलिना गए। हेलो, मैं हूं निक। जॉन साइकिक एबिलिटीज की सटीक जानकारी के लिए एक नया तरीका विकसित कर रहे हैं। हाय, आपसे मिलकर अच्छा। मुझे भी अच्छा लगा निक। मुझे इसके बारे में बताइए, हम यहाँ क्या देख रहे हैं और आप क्या करने जा रहे हैं एड? ये एक उपकरण है। ये मेरे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली विद्युत ऊर्जा को पिक करता है और मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। आप ये कैसे करते हैं? मेरा मतलब, मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं? मैं अपने दिमाग में विभिन्न इलेक्ट्रिकल सेंसेशंस को महसूस कर सकता हूँ जिन्हें मैं कंट्रोल करता हूँ। एक झुंझुनाहट की तरह या? हाँ, एक झुनझुनी मैग्नेटिक्स इलेक्ट्रिकल सेंसेशंस, और वो भी अपने दम पर। मैंने अपने हाथों में इन हाई एनर्जीज को जनरेट करना सीखा है, जैसे कि न्यूरोपैथी जिसमें हम सुन्न हो जाते हैं। मैं उस ऊर्जा को उस पर लागू कर सकता हूँ और 10 में से 8 लोगों में न्यूरोपैथी लगभग 4 मिनट में खत्म हो जाती है। तो ये ऐसा है जैसे आप कुछ एक्टिवेट कर रहे हैं। एंड लोगों को अपनी इम्यून सिस्टम्स और शारीरिक समस्याओं से निपटने में मदद करने की बात करते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि इस उपचार के पीछे क्या मैकेनिज्म है। और हम यहाँ इसी का परीक्षण करने जा रहे हैं, राइट? मैं इसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ जो वास्तव में ज्यादातर लोग नहीं कर सकते। मैं ये देखना चाहता हूँ। मैं इसे ऑन करता हूँ। अब मैं इन दोनों यूनिट्स को यहीं रखने जा रहा हूँ। इनका बस इतना काम है कि मेरे शरीर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पिक करना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये मशीन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक फील्ड्स को मापती है, और एड स्पष्ट रूप से स्टैटिक फील्ड्स उत्पन्न कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो चीज दाईं ओर जाए तो मैं इसे मस्तिष्क की दाईं ओर खींचता हूँ। अगर इसे बाईं ओर ले जाना है तो मैं इसे बाईं ओर खींचता हूँ। आप मुझे बताइए कब, तब मैं इसे दाईं ओर ले जाऊंगा। तो अगर मुझे कहना था दाएं, तो आप, और बाएं, और फिर से दाएं। इन नियंत्रणों के बिना बस स्पष्ट होना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं चलता। अगर क्षेत्र में कोई स्टैटिक फील्ड है तो ये थोड़ा घूमेगा। एक चीज जो हमें लगी कि इसका लेना देना उस दबाव से है जो उस पर डाल रहे हैं। जैसे जैसे एक तरफ दबाव बढ़ाते हैं वैसे वैसे आगे बढ़ता है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं वो पोल्स को छुए बिना भी इस प्रभाव को पढ़ सकता है। मैं इसे वहाँ रोक सकता हूँ, मैं इसे वापस वहीं खींच सकता हूँ।
मानसिक रूप से मैं सिर्फ अपने सिर में पोलैरिटी बदल रहा हूँ या एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा हूँ? मशीन के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक संपर्क के बगैर एड ने वो कर दिखाया जो बहुत से लोग असंभव मानेंगे। उन्होंने टॉगल को चलाया केवल अपने दिमाग की शक्ति से। लगता है कि आप अत्याधुनिक अनुसंधानों में सबसे आगे हैं। वैसे ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल है जो लगातार इस प्रकार के प्रभाव डाल सकते हैं, और तथ्य ये है कि एड के लगातार प्रभाव हमें इस फेनोमेनन का विस्तार से अध्ययन करने का अनुमति देती है। अब यूवीए स्टडीज में उन्होंने मुझ पर एक्सटेंसिव ईईजी ब्रेन मैपिंग की और अन्य सभी ईईजी की तुलना में उन्होंने मेरे मस्तिष्क के बारे में जो कुछ भी सीखा वो उन्हें परेशान कर रहा है। मेरा मस्तिष्क एक ही समय में चेतना के सारे स्तरों पर काम करता है। आमतौर पर मानव मस्तिष्क कॉन्शियसनेस यानी चेतना की अलग अलग स्थितियों में स्पेसिफिक ब्रेन वेव्स उत्पन्न करता है, लेकिन एड के मस्तिष्क का अध्ययन करने वाले न्यूरोसाइंटिस्ट का दावा है कि वो सभी अलग अलग ब्रेन वेव्स को एक साथ उत्पन्न कर सकते हैं। जब ब्रेन वेव्स की बात आती है जो हमारे मस्तिष्क के पास होती है, तो हमने उन्हें अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, थीटा वेव्स और इसी तरह से निरूपित किया है। ये दरअसल अलग अलग फ्रिक्वेंसीज हैं, कुछ प्रकार की जो स्लीप पैटर्न्स और उस तरह की चीजों से जुड़ी होती हैं। लेकिन हमेशा ये जानना मुश्किल है कि जो विभिन्न ब्रेन वेव्स हमारे पास हैं उन्हें समझें और समझाएं कैसे। एक तर्क ये दिया जा सकता है कि ईएसपी या साइकोकिनेसिस या प्रीकॉग्निशन तब हो सकता है जहां मस्तिष्क उस स्तर तक पहुंचता है जिससे हम अनजान हैं। इसलिए नहीं ये मौजूद नहीं है, बल्कि इसलिए कि अधिकांश लोगों ने ये सीखा ही नहीं है कि मस्तिष्क के उस हिस्से का इस्तेमाल कैसे किया जाए। क्या ये संभव है कि टेलीपैथी और साइकोकिनेसिस जैसी क्षमताएं विकसित होने का इंतजार कर रही हैं? यदि हाँ, तो क्या ईएसपी कुछ ऐसा है जो कोई भी मास्टर कर सकता है? ईएसपी एक ऐसी चीज है जो कुछ हद तक हर किसी के पास होती है, किसी भी अन्य प्रतिभा की तरह, चाहे वो म्यूजिकल टैलेंट हो या फिर स्पोर्ट्स टैलेंट हो। हर किसी में प्राकृतिक क्षमता होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो वास्तव में कठिन अभ्यास करते हैं, वो इसमें बेहतर होते जाते हैं, चाहे उनके पास प्राकृतिक क्षमता हो या ना हो। हर किसी में अपनी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन को विकसित करने की क्षमता होती है। वो इसलिए क्योंकि ये हमारे डीएनए का हिस्सा है। ये ह्यूमन नेचर में जन्म से है, जो हमारी सामान्य ह्यूमन सेंसेस के परे अन्य वास्तविकताओं में टैप कर सकती है। अन्य रियलिटीज में टैप करना, क्या एक्स्ट्रा सेंसरी एबिलिटीज को हार्नेस करना परग्रही प्राणियों के साथ जुड़ने का जरिया है? शायद और सुराग हमें उन प्राचीन कहानियों की जांच करके मिल सके जो थी द शाइनिंग वंस की। डरहम, नॉर्थ कैरोलिना, अगस्त 2019। निक पोप पैरासाइकोलॉजिस्ट जॉन जी क्रूथ से मिले। एड एडवर्ड्स पर होने वाले एक प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए वो शख्स जिन्होंने साइकोकिनेटिक एबिलिटीज का प्रदर्शन किया है। जॉन एड और निक को एक डार्क रूम में ले आए ताकि वो एड की क्षमताओं का अध्ययन एक डिवाइस से करे जो इंडिविजुअल लाइट पार्टिकल्स को मापता है, जिन्हें कहते हैं फोटॉन्स। हमारे पास यहाँ एक बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट है, इसे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कहते हैं। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब हर आधे सेकंड में अल्ट्रा वायलेट लाइट के एक फोटोन को मापेगा। ये लाइट को मापने के लिए सबसे संवेदनशील उपकरण है। इसका उपयोग स्टैंडर्ड फिजिक्स एक्सपेरिमेंट और लेजर टेक्नोलॉजी में किया जाता है। ये यहाँ इसलिए है क्योंकि हम शरीर से आने वाली लाइट को मापने की कोशिश कर रहे हैं। मानव शरीर स्वाभाविक रूप से लाइट एमिट करता है। औसत व्यक्ति प्रति सेंटीमीटर वर्ग प्रति सेकंड के हिसाब से 14 से 20 फोटॉन्स एमिट करता है, और सच कहें तो ये बहुत बहुत कम है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि एड बस वैसे ही बैठेंगे जैसे अभी बैठे हैं, और हम उनकी एक बेसलाइन रीडिंग लेने वाले हैं। रीडिंग लेते ही मैं एड को उन अभ्यासों को शुरू करने के लिए कहूंगा जिन्हें हम नीचे देख रहे थे, ये देखने के लिए कि क्या हमारी फोटॉन्स रीडिंग में कोई बदलाव हुआ है। कंट्रोल रूम में निक और जॉन उन कंप्यूटर्स पर प्रयोग का निरीक्षण करेंगे जो डार्क रूम में एड के शरीर से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा को रिकॉर्ड करते हैं। तो आप यहाँ वास्तव में क्या ऑब्जर्व करने की उम्मीद कर रहे हैं, और ये ईएसपी और पैरासाइकोलॉजी के साथ कैसे जुड़ेगा आम भाषा में? लाइट का एमिशन अगर ये उनसे प्रोजेक्ट हो रहा है तो ये एक प्रकार का पीके या साइकोकिनेसिस होगा। ये एक ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है जो शायद ईएसपी को सक्षम कर सकता है। और ये टेलीपैथी और क्लेयरवॉयंस के साथ कैसे जुड़ेगा?
जब हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इंफॉर्मेशन कैरियर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में सोचें कि पूरा इंटरनेट कैसे काम करता है, तो ये सब किया जाता है लाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और अलग अलग पैटर्न्स का उपयोग करके। और ये हम यहाँ माप रहे हैं, हम लाइट को माप रहे हैं। इसलिए ये संभव है कि वो लाइट घट बढ़ रही हो और वो ही इंफॉर्मेशन के लिए कैरियर सिग्नल हो जो ESP में जा रही है। सब ठीक है? तैयार? हाँ ठीक है। हे एड। हाँ ठीक है, मैं लाइट बंद करने जा रहा हूँ ताकि हम अध्ययन शुरू कर सकें। ठीक है। जॉन लाइट्स बंद करते हैं और प्रयोग शुरू करते हैं। एड अपने दिमाग से ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रयास करने जा रहे हैं, लेकिन पहले जॉन एक बेसलाइन रीडिंग लेंगे। ठीक है एड, आप अपना सेटिंग सेशन शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर आप इस प्रयोग में क्या देखने की उम्मीद करेंगे? तो जो हम आम तौर पर देखते हैं, हम एक आधार रेखा देखेंगे जो थोड़े बहुत ऊपर नीचे जाती है। ये आम तौर पर 12 और 20 फोटॉन्स के बीच होती है, जो हम आगे पीछे चलते देखेंगे। अगर ये उस बिंदु से आगे जाती है जहाँ ये बेसलाइन का दोगुना या उससे अधिक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम यही खोज रहे हैं। ठीक है। अपनी बेसलाइन रीडिंग्स पूरी होने के साथ जॉन प्रयोग के अगले चरण की शुरुआत करते हैं। ठीक है एड, आप अपना सेटिंग सेशन शुरू कर सकते हैं। एड ने ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू की और लगभग तुरंत कंप्यूटर रीडिंग्स बदल जाती हैं। देखिए, वो वाला 156 तक उछल गया। अब हम 105 देख रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि बेसलाइन के मुकाबले ये लगातार उच्च स्तर पर है और ये वही है जो हम खोज रहे हैं। सही कहा। और इससे पहले आपके पास इस पैमाने पर कुछ भी नहीं, इसके आसपास भी नहीं। उनके ये करने से पहले हमें 500 से ऊपर एक बहुत बड़ा स्पाइक मिला है। अरे वाह। कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक आया बदलाव एक असाधारण सुझाव देता है कि एड ऊर्जा में हेरफेर कर सकते हैं अपने दिमाग की शक्ति से। इस पल तक मुझे लगता था कि साइकिक टॉक सिर्फ इतनी ही थी, एक बात, लेकिन ये तो मैं भी देख सकता हूँ कि ये स्टैटिस्टिकली महत्वपूर्ण है। आपको ये जानने के लिए आंकड़ों की जरूरत नहीं है कि यहाँ कुछ असामान्य चल रहा है। एक दूसरे प्रयोग में एक थर्मोग्राफिक कैमरा एड के शरीर में गर्मी के पैटर्न्स को मॉनिटर करता है और वो एक अनएक्सपेक्टेड अनोमली डिटेक्ट करता है। उनके हाथों की हथेलियों पर आप देख सकते हैं कि ये गर्म हो रहा है और लगता है ये उनके सिर के ऊपर और चमक रहा है। वैसे ये ऐसा लगता है जैसे कि सिर, या मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ मस्तिष्क यहाँ गर्म हो रहा है। क्या ये मानसिक ऊर्जा हो सकती है? हो सकता है। कुछ लोग माथे पर और हाथों पर एक ही पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ये कुछ ऐसा है जो हम दूसरे हीलर्स में देखते हैं। मैं राइन रिसर्च सेंटर में वास्तव में ये जाने बिना आया था कि क्या उम्मीद करनी है, और मैं बदले हुए पर्सपेक्टिव के साथ लौटा हूँ। मैंने ESP से जुड़ा प्रकाश देखा है। मेंटल एनर्जी से बना प्रकाश। जॉन के प्रयोग से पता चलता है कि जितना माना जाता था मानव मस्तिष्क में उससे कहीं अधिक क्षमता है। क्या ये क्षमताएं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन से उत्पन्न हुई हो सकती हैं? अजीब बात है कि प्राचीन संस्कृतियों में देवताओं और पवित्र शख्सियतों की कहानियां हैं जिनके शरीर से लाइट या तेज निकलता था। आयरिश लेजेंड्स में हम टुआथा देदेनान या टुआ देदेनान के बारे में सीखते हैं। ये एक चमत्कार मानवीय प्राणी थे जिन्हें अपार ज्ञान का प्राणी माना जाता, जिन्हें द शाइनिंग वंस भी कहा जाता है। केल्टिक परंपरा के शाइनिंग वंस के समान प्राचीन सुमेरियन देवता अनुनाकी के बारे में कहा जाता है कि वो चमकते थे। जुडेओ क्रिश्चियन परंपराओं में जब मोसेस 10 आदेशों के साथ माउंट सिनाई से नीचे आए तो उनमें से भी चमक आने की बात कही गई है। क्या ये विवरण महज मेटाफर से अधिक हो सकता है? मेडिटेशन के वक्त आप वास्तव में 1000, 2000 या लाखों फोटॉन्स प्रति सेकंड तक फोटॉन्स की संख्या बढ़ा सकते हैं, जो बेहद ब्राइट है। इससे ये पता चलता है कि जब हम जागरूकता की उच्च अवस्था में होते हैं तो चेतना की उच्च अवस्था में हमारे शरीर से भारी मात्रा में लाइट एमिट होती है, और शायद यही वजह है कि हम इसे एनलाइटनमेंट कहते हैं। क्या एनलाइटनमेंट की स्थिति तक पहुंचकर कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से कनेक्ट कर सकता है? तीसरी आंख खोलना रोशनी या आत्मज्ञान प्राप्त करने की बात को कहने का एक तादात्मक तरीका है। ये कुछ परसेप्शन तक पहुंच प्राप्त करने जैसा है, कुछ विजन तक जो सामान्य अनुभव से परे है, और ये हमें कार्यों में मदद करता है। इससे हमें योजनाओं को बनाने में आने वाली चुनौतियों में मदद मिलती है। ये साधारण जादू की तरह है, उस जानकारी को हासिल करना जो रोजमर्रा की कल्पना से परे है।
परग्रही इंग्लिश या फ्रेंच या चाइनीज नहीं बोलते। वो टेलीपैथी के माध्यम से मनुष्यों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जब आप एक परग्रही के संपर्क में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपका मन पढ़ रहा है और टेलीपैथी के माध्यम से स्पॉन्टेनियसली जानकारी का आदान प्रदान कर पाएंगे। क्या ये हो सकता है कि जिन लोगों ने एक हायर ब्रेन फंक्शन को सक्रिय कर लिया है उनसे तेज निकलता है, जिसके जरिए वो परग्रहियों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं? यदि हाँ, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? शायद आगे के सुराग इस बात की जांच से मिल सकते हैं कि कैसे साइकिक एबिलिटीज का उपयोग किया गया यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट द्वारा। वॉशिंगटन डीसी, साल 1995। अमेरिकन सरकार ने स्टारगेट प्रोजेक्ट को डीक्लासिफाई किया। एक गुप्त आर्मी यूनिट जो जासूसों के रूप में साइकिक एबिलिटीज वाले लोगों को नियोजित करती थी। इस सीक्रेट यूनिट का काम था दिमाग की शक्ति से व्यक्तियों, स्थानों और घटनाओं के बारे में खुफिया जानकारी हासिल करना। एक प्रैक्टिस जिसे रिमोट व्यूइंग कहा जाता है। 1970 के दशक के दौरान प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के एडमिनिस्ट्रेशन ने रिमोट व्यूअर्स का इस्तेमाल एक रूसी जासूस विमान का पता लगाने के लिए किया जो गिरा था अफ्रीका में। यदि आप स्टारगेट प्रोग्राम के किसी भी पुराने रिमोट व्यूअर से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि उनकी जानकारी कितनी महत्वपूर्ण, कितनी सही और रेलेवेंट थी। जॉन विवांको 20 वर्षों से भी लंबे समय तक एक रिमोट व्यूअर रहे हैं। मैंने कॉरपोरेशंस के साथ एक प्रोफेशनल रिमोट व्यूअर के रूप में इन प्रोजेक्ट्स पर काम किया। कॉरपोरेशंस इंटेलिजेंस 9/11 के बाद FBI के लिए काउंटर टेरर पर रिमोट व्यूइंग ESP के साथ फिट बैठता है। लेकिन रिमोट व्यूइंग भी एक तरह से साइकिक फंक्शनिंग की स्विस आर्मी नाइफ की तरह है, क्योंकि ये चीज़ों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए ESP के इन सभी विभिन्न पहलुओं का उपयोग करता है। रिमोट व्यूइंग के एक प्रमुख हिस्से में ट्रांस जैसी स्थिति में प्रवेश करना शामिल है, जो जॉन विशिष्ट ध्वनियों को सुनकर करते हैं। हमारे पास ब्रेन वेव्स होती हैं और जिस थिंकिंग मंकी माइंड स्टेट में हम आमतौर पर रहते हैं वो बीटा है। यदि आप EEG के बारे में सोचें तो बहुत ऊंची पिक्स और वैलीज हैं, तेजी से बदलती हुई। ये रिमोट व्यूइंग के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जब हम दोनों कानों से बीट्स को सुनते हैं तो वो हमें अल्फा में ले जाता है, जो थोड़ा धीमा और मेडिटेटिव होता है, और ऐसे ही थीटा तक ले जाता है। और हम सर्वोत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए उस टूल का इस्तेमाल करके अल्फा से थीटा जोन में रहना पसंद करते हैं। शांत अवस्था के दौरान मस्तिष्क रिलैक्स होने लगता है। बीटा से थीटा तक अल्फा स्टेट में चला जाता है, जो 4 और 8 हर्ट्ज के बीच होता है। प्रॉफिट्स और सीयर्स वास्तविकता की थीटा लेयर में टैप करते हैं, जहां वो बेहद रिलैक्स होते हैं, जो उन्हें सामान्य ह्यूमन परसेप्शन से परे के विजन्स और इमेजरी प्राप्त करने की अनुमति देता है। एक रिमोट व्यूअर के रूप में काम करते हुए विवांको ने दावा किया कि उन्होंने सिर्फ जानकारी ही इकट्ठी नहीं की, बल्कि उनका सामना अदर वर्ल्डली बीइंग से भी हुआ है। मैं घर पर था और मैं ये अजीब सपना देख रहा था। तो मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, उठता हूँ, और वहाँ जो चीज़ थी वो मुझसे करीब 6 फुट दूर थी। उसका सिर एक फुटबॉल के आकार का था और उसकी 2 आंखें थी, दुबली सी टांगे थी। तो मैं पीछे हटने लगा और मैं कहने लगा क्या 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 क्या, और उस चीज़ ने मुझसे टेलीपैथिकली बात की। उसने कहा कि हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं और चाहते हैं कि आप भी हमारी मदद करें। इस तरह का एक्सपीरियंस करने वाले जॉन अपनी टीम के एकमात्र रिमोट व्यूअर नहीं थे। अब दूसरे व्यूअर्स को भी इसी तरह का एक्सपीरियंस होने लगे और तब हमें पता चला कि ठीक है और ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है। केवल रिमोट व्यूअर्स ही नहीं है जिन्होंने दूसरी दुनिया के प्राणियों के साथ टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस की सूचना दी है। प्राचीन दुनिया में प्रीस्ट्स और सीयर्स ने अपने देवताओं से जुड़ने के लिए चेतना की एक परिवर्तित स्थिति में प्रवेश करने के लिए विभिन्न तरीकों का विकास किया। आयरलैंड में केल्टिक शेमन एक ताल पर ड्रम्स बजाते थे। प्रसिद्ध ग्रीक सीयर द ओरेकल ऑफ डेल्फी एक विषैली गैस को सूंघती थी और मग्न होकर नृत्य करती थी।
शायद सबसे ज्यादा अनोखी कहानी प्राचीन चीन से आती है, जहां ताओइस्ट पुजारी एक रहस्यमय नृत्य अनुष्ठान करते थे जिसे कहते हैं द पेस ऑफ यू। द पेस ऑफ यू एक माध्यमवादी ट्रांस है जो प्रैक्टिशनर्स को टाइम और स्पेस के सामान्य दायरे से बाहर निकालने और सितारों की यात्रा करने में सक्षम बनाता है, ताकि वो उन दिव्य प्राणियों के साथ कम्युनिकेट कर सकें जो वहाँ रहते हैं, और वहाँ वो विभिन्न एस्ट्रल देवताओं और स्टेलर पावर्स या सितारों के देवताओं से बातचीत कर सकते हैं, ताकि वो भविष्य की घटनाओं के बारे में सीधे उनसे सलाह ले सकें। एस्ट्रल देवता स्टेलर पावर्स के साथ या पुजारी कम्युनिकेट कर रहे थे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से। इन ट्रांस लाइक अवस्थाओं में पूरे विचार वास्तव में देवताओं और उच्च प्राणियों से संपर्क करना है। और क्या आप शायद दूसरी दुनिया के जीवों से संपर्क कर रहे हैं? आधुनिक समय में विंस्टन चर्चिल से लेकर रोनाल्ड रेगन तक जैसे शक्तिशाली नेताओं ने सभी प्रकार के निर्णय के लिए साइकिक एबिलिटीज वाले लोगों से परामर्श मांगा। कौन सा नेता ये जानकर फायदा नहीं उठाएगा कि आगे क्या है, चाहे वो अच्छी खबर है या फिर बुरी खबर, और शायद वो उनके लिए एक मौका हो उनकी निगरानी में होने वाले किसी विनाश को रोक पाने का। तो मुझे लगता है कि ये उस चीज़ की ही एक कड़ी है जो सभ्यता की शुरुआत से ही हमारे साथ है। यदि साइकिक्स किसी राष्ट्र के उच्चतम मामलों को संचालित कर रहे हों, तो क्या वो पृथ्वी पर जीवन को निर्देशित करने के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एजेंडा का हिस्सा हो सकते हैं? लेकिन अगर ऐसा है, तो दूसरी दुनिया के लोग भविष्य को कैसे जान सकते हैं? शायद इसके सुराग माइंड के भीतर नहीं, बल्कि हमारे नोन यूनिवर्स से परे जा सकते हैं। 1991 में लेखक माइकल टैलबर्ट ने अपनी पुस्तक द होलोग्राफिक यूनिवर्स प्रकाशित की। इसमें टैलबर्ट का प्रस्ताव है कि ब्रह्मांड एक होलोग्राम की तरह है, एक तस्वीर या दृश्य जो एक फोटोग्राफी प्रोजेक्शन द्वारा निर्मित है। एक होलोग्राफिक यूनिवर्स में सभी जानकारी मौजूद है, अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ। इस होलोग्राफिक यूनिवर्स के भीतर आपके अपने पिछले जीवन और भविष्य के जीवन पहले ही हो चुके हैं। वहाँ सब कुछ कंटेन है। तो होलोग्राफिक यूनिवर्स में टैप करने की क्षमता के साथ आप अतीत को देख सकते हैं, भविष्य देख सकते हैं, और आप जान जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। पश्चिमी संस्कृतियों में जहां समय को एक लीनियर प्रोग्रेस में देखा जाता है, एक होलोग्राफिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन की तरह लग सकता है। लेकिन कई संस्कृतियों, दोनों प्राचीन और आधुनिक, का मानना है कि समय चक्रीय है और एक अंतहीन लूप में खुद को दोहराता है। बौद्ध और हिंदू मान्यताओं में इसे कहा जाता है काल चक्र। काल चक्र की धारणा इस विचार का हवाला देती है कि ब्रह्मांड में विभिन्न साइकिल्स के बीच एक समानता है। एक बहुत बड़ा कॉस्मिक टाइम साइकिल है जो अन्य चक्रों के साथ सिंक्रोनाइज होता है, जो ग्रहों के रोटेशन से लेकर सभी मौसमों तक जाता है। तो ये सभी साइकिल्स एक दूसरे से एक सर्कुलर मोशन में जुड़े हुए हैं, जो समय के दोहराने की धारणा पर वापस जाता है। कई धार्मिक कहानियां समय से परे की एक जगह की बात करती हैं। शायद कोई समय से बाहर निकाल सके और वापस आ सके, बाद में या समय में पहले यात्रा कर सके। यह टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को वर्केबल बनाता है। टाइम ट्रेवल, समय के बाहर एक जगह। क्या अतीत, वर्तमान और भविष्य के कॉन्सेप्ट्स केवल एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से मौजूद हैं? स्पेस और टाइम में आगे बढ़ना, और अगर समय के सभी क्षण वास्तव में एक साथ घटित हो रहे हैं, तो क्या इंसानी दिमाग उस स्पेसिफिक टाइम से परे देखने में सक्षम हो सकता है जिसमें वो भौतिक रूप से मौजूद है? कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स का मानना है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ने मानव मस्तिष्क को इससे भी अधिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा सेंसरी एबिलिटीज के साथ डिजाइन किया है, जिसे अभी तक खोजा जाना बाकी है। 1970 के दशक में फ्रेंच फिलोसोफर डॉक्टर जीन शरॉन ने प्रस्तावित किया कि पूरे ब्रह्मांड में अस्तित्व में आने वाले प्रत्येक और हर कण में ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान बसा हुआ है। उन्होंने उसे इटर्नल स्पिरिट कहा, और उन्होंने कहा कि ये पूरी किताब का मेरा सबसे पसंदीदा कोट है कि
मस्तिष्क ब्रह्मांड में अंतिम जंगली जानवर है। क्या ये संभव है कि मानव विकास में अगला कदम हमारी टेक्नोलॉजी की महारत पर नहीं बल्कि हमारे अपने माइंड की महारत पर निर्भर करता हो? क्या जिस माध्यम से हम सितारों तक पहुंचेंगे वो फिजिक्स नहीं बल्कि कुछ और होगा? हमें लगता है कि और ज्यादा बुद्धिमान बनाने और अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए हमें एक मशीन की जरूरत है, लेकिन आपके पास कुछ शक्तियां और क्षमताएं हैं जो मशीनरी से बिल्कुल परे हैं। मानव मस्तिष्क में अन्य प्राणियों, अन्य डायमेंशंस और रियलिटीज के साथ कम्युनिकेट करने की क्षमता होती है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रॉफिट्स और सीयर्स हाइब्रिड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मूल के होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सभी में ये क्षमता है। इवॉल्व होने का रास्ता चेतना के माध्यम से है। मशीनरी और एआई की तुलना में चेतना अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। क्या इन साइक्लिक एबिलिटीज में महारत हासिल करना मानवता की नियति है जो हमें अन्य बुद्धिमान प्राणियों के संपर्क में ला सकती है और हमें पृथ्वी से आगे ले जा सकती है? कुछ लोग मानते हैं कि एक आदमी जिसने सदियों पहले इन क्षमताओं को साध लिया था, मिशेल डी नोस्ट्राडामस, उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी छोड़ दी थी कि एक्स्ट्रा सेंसरी एवोल्यूशन मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। 23 जुलाई 2012 सूर्य के सतह पर एक शक्तिशाली तूफान से एक सोलर फ्लेयर उड़ती है और पृथ्वी की ओर बढ़ती है। इस विशेष दिन पर ग्रह के झुकाव के कारण हम सर्वनाश की लपटों की बमबारी से बाल बाल बच गए। यदि ये एक सप्ताह पहले हुआ होता तो मानवों को वैश्विक तबाही का सामना करना पड़ता। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि ये फिर से हो सकता है और अगली बार एक सोलर फ्लेयर सब कुछ खत्म कर सकती है। उल्लेखनीय रूप से 5 शताब्दियों पहले मिशेल डी नोस्ट्राडामस ने पृथ्वी पर जीवन के अंत के बारे में एक भविष्यवाणी की थी। कई लोगों के अनुसार ऐसे प्रभाव हो सकते हैं एक सोलर फ्लेयर से। नोस्ट्राडामस ने इतिहास में भविष्य की सबसे दूर की भविष्यवाणियों में से एक की थी। अग्नि जलाएगी और सुखा देगी और पृथ्वी की सतह को झुर्राकर उस पर मौजूद सभी जीवों को नष्ट कर देगी। पर फिर वो कुछ उम्मीद देते हैं। वो कहते हैं लेकिन मानव जाति बची रहेगी। और फिर वो एक बयान देते हैं जो उन्होंने अपनी किसी भी भविष्यवाणी में कभी नहीं कहा। वो स्पेस में स्थान के रूप में एस्ट्रोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशंस का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कुछ लोग कुछ सालों के लिए एक्वेरियस यानी कुंभ नक्षत्र जाएंगे, दूसरे लोग कर्क नक्षत्र जाएंगे। ये संकेत है 16वीं शताब्दी के एक व्यक्ति के मानव सभ्यता की गैलेक्टिक स्टेज के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिशों का। ये विचार कि लगभग 500 साल पहले किसी ने कहा था कि जीने के लिए हमें पृथ्वी ग्रह को छोड़ना होगा। जीवन को जारी रखने के लिए ये अविश्वसनीय रूप से अद्भुत है, क्योंकि 500 साल पहले के मनुष्य को पृथ्वी ग्रह छोड़ने के बारे में आखिर क्या पता था? क्या नोस्ट्राडामस को भविष्य में होने वाली तबाही के बारे में दूसरी दुनिया के प्राणियों द्वारा चेतावनी दी गई थी? और क्या वो मानवता को तब तक पाल रहे हैं जब तक कि हम अपने मस्तिष्क की पूरी क्षमता को अनलॉक न कर ले और उनकी तरह शाइनिंग वंस न बन जाए? दूसरी परग्रही सभ्यताएं चेतना पर ध्यान केंद्रित करेंगी अपने शरीर को प्रकाश में बदलने के लिए। जब आप एक लाइट बॉडी बन जाते हैं तो आपके पास मशीनरी से परे की शक्तियों और क्षमताओं तक पहुंच होती है। मानवता विकसित हो रही है। हम अपनी चेतना को आगे बढ़ा रहे हैं और यही चेतना है जो आपके विचारों को डायरेक्ट करती है और यही चेतना है जो आपके शरीर को मैनेज करती है। और चेतना में मशीनरी के साथ सीधे कम्युनिकेट करने की क्षमता होती है, कुछ भी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। ऐसे कई अध्ययन हुए हैं जिनसे पता चलता है कि चेतना मानव मस्तिष्क में जो कुछ भी है उससे परे जा सकती है। और ये कुछ ऐसा है जिस पर मुझे लगता है कि हम सभी को सोचने की आवश्यकता है। भविष्य में क्या होता है ये देखा जाना बाकी है। एक तर्क ये है कि साइकिक एबिलिटीज का विकास मानव विकास का अगला चरण बनने जा रहा है।
इन क्षमताओं को अनलॉक करना जो शायद हम सभी के भीतर निष्क्रिय हैं, मानवता को अगले स्तर पर अपग्रेड करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी संभव है कि जैसे जैसे हम विकसित होंगे हमारी साइकिक एबिलिटीज भी विकसित होंगी और हो सकता है कि हमारी अंतिम नियति टेलीपैथिक प्राणी बनना हो, जैसा कि हम इन परग्रहियों के साथ देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन जल्द ही सभी मनुष्य अविश्वसनीय क्षमताओं को साध पाएं जो मस्तिष्क के भीतर निष्क्रिय हैं? क्या हम अपने मन से वस्तुओं को मूव कर सकेंगे, टेलीपैथिक रूप से कम्युनिकेट करेंगे और क्या भविष्य में भी देख पाएंगे? शायद एक बार जब हम साइकिक अवेयरनेस के एक नए स्तर पर पहुंच जाएंगे तो हम सितारों में अपने भाग्य को देख और साकार कर सकेंगे।